Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Shabir Bhatti, your MD CAT Physics Tutor. Students, आज हमने डिस्कस करना है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को और हमने साथ ही पढ़ना है कि किस किस तरह से रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में से MCQs पूछे जा सकते हैं और हमने डिस्कस करना है कि इनके इंटर रिलेशनशिप्स क्या हैं, किस तरह से वो एक क्वांटिटी की मदद से आपसे दूसरी क्वांटिटी की बातें पूछ सकता है। तो चलिए ये सब कुछ सीखते हैं और चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। हमने स्टूडेंट्स ये बात लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता क्या है। अब आज हमने डिस्कस करना है कि इसके पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, इसकी रेंज क्या है, इसकी हाइट क्या है और इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे मैनेज करेंगे। और यहाँ पे तो क्योंकि देखिए एंगल तो चेंज हो सकते हैं। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल दैट वाज सर्टन कि एंगल सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्रीज होना चाहिए, लेकिन जब हम ऑब्लिक की बात करेंगे तो एंगल 0 और 90 के दरमियान कुछ भी हो सकता था। तो हमने अब इन सारी चीज़ों की डिपेंडेंस चेक करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम ड्रॉ करते हैं अगेन कि मोशन किस तरह से पॉसिबल थी। ये हमारे पास मास m था जिसे हमने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की विच इज़ vi। इस इनिशियल वेलोसिटी की वजह से ये बॉडी यूं मूव की और ऐसे मूव करके यहाँ पर सारा पाथ इसने तय कर लिया। अगर नोट किया जाए तो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट दिस बॉडी कवर्ड। ये सारा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली इस बॉडी ने तय किया है और बॉडी अपनी इस फाइनल स्टेट पर आ चुकी है। हम इस डिस्टेंस को जनरली रेंज कह देते हैं, वी कॉल इट रेंज। और अगर वैसे बात की जाए तो जितनी हाइट बॉडी ने तय की है फ्रॉम टॉप पॉइंट यानी कि दिस वन, स्टूडेंट्स दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और जितनी देर में ये सारा कुछ होगा दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ज़रा नोट कीजिएगा, अगर एक्स एक्सिस के लिहाज से देखा जाए तो बॉडी इज थ्रोन एट दिस एंगल थीटा। और हमने ये बात डिटेल से पढ़ी भी थी कि इस सारी मोशन में सिर्फ एक एक्सेलरेशन मौजूद होता है विच इज़ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से हम फर्दर देखें तो इस सारी मोशन के दौरान हमने अब पैरामीटर्स की बात करनी होगी। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। लेट्स टॉक अबाउट कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है और हम इसे किसी भी प्रोजेक्टाइल के केस में किसी भी एंगल पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर तो वो ऑब्लिक है। क्योंकि हमने ये बात भी डिस्कस की थी ना कि ऑब्लिक तो होगा ही तब अगर तो एंगल 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है तो फिर वो ऑब्लिक होगा। चलिए नोट करते हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब ये है, इट मीन्स मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो भी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने तय किया दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हमने इसे कैलकुलेट कैसे करना है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कैलकुलेटेड बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से स्टूडेंट्स हाइट के फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं। और ये बात ज़रा याद रखिएगा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पास्ट में MCQ पूछा जा चुका है कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और हमारे पास होती क्या है भला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? एक्चुअल में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज 2as vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन की फॉर्म में भी पास्ट में 1 साल में पूछी जा चुकी है। ये देखिए कितने बेसिक MCQs जो आपकी FSC की जनरल बुक में लिखे हुए हैं वो पास्ट में MD CAT में डिस्कस हो चुके हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ 2as इज इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। ये दोनों MCQs आ चुके हैं पास्ट में कि यहाँ से हाइट ऑफ प्रोजेक्ट ड्राइव किया गया हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को। अब नोट कीजिएगा,
जब हमने सार को ड्राइव कर लिया, तो ड्राइव करने के बाद हमें जो फार्मूला अटेन हुआ दैट इज h इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर बाय 2g साइन स्क्वेयर थीटा। स्टूडेंट्स, दिस इज द फार्मूला ऑफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब ये तो हर एंगल पर है, मुझे मैक्सिमम हाइट कब मिल सकती है? अगर मैं 0 से ज़्यादा 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे हर एंगल पर बॉडी को प्रोजेक्ट करवाना स्टार्ट कर दूं, तो मुझे देखना है किस एंगल पर मैं मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकता हूं। तो याद रखिएगा कि हाइट मैक्सिमम वहीं पर होगी जहां पे साइन कंपोनेंट मैक्सिमम होगा। अगर यहां से देखा जाए तो मैक्सिमम हाइट के लिए साइन स्क्वायर थीटा शुड बी 1, और ऐसा किस एंगल पे होता है? इट ओनली हैपन्स व्हेन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, किस एंगल पर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम? तो इट इज मैक्सिमम एट 90 डिग्री। जब साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और अगर मैं इसकी यहाँ पर वैल्यू 1 पुट करूँ, तो नोट कीजिएगा क्या हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं बन जाएगी कि h मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर बाय 2g। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला है मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने का जब 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया हो प्रोजेक्टाइल को। अब जरा नोट कीजिएगा, मैं इस फार्मूला को वी आई स्क्वेयर बाय 2g की जगह h मैक्सिमम अगर यहाँ पर पुट कर दूं, तो द इक्वेशन वी गेट दैट इज h इज इक्वल टू h maximum sin square theta. Students, this is the ultimate relation between height of projectile and maximum height of projectile. नोट कीजिएगा, डिपेंडेंस किस पर आ गई भला? एंगल पे। अगर तो मैक्सिमम हाइट तो सेम है, एंगल बदलूंगा तो मुझे उसी लिहाज से डिफरेंट हाइट्स मिलती रहेंगी। हम जनरली किन किन एंगल्स की बात कर सकते हैं यहाँ पे? तो नोट कीजिएगा, अगर मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला मौजूद हो विच इज h इज इक्वल टू h मैक्सिमम साइन स्क्वेयर थीटा, तो ज़रा नोट करें कि हम किन किन एंगल्स पर बात करेंगे। अब वी विल टॉक एट 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री पर फेंकता तो फिर केस कैसा बन सकता था? वी विल टॉक एट 30 डिग्री। 30 पर फेंकता तो फिर केस कैसा होता? इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री, फिर केस क्या बनता? इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री, फिर केस क्या बनता? एंड इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्री, तो बताइए कि फिर क्या होती हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल? तो नोट कीजिएगा, व्हेन एंगल इज टेकन एज 0, तो साइन 0 तो 0 बन जाता है, ये सब कुछ 0 हो गया। h मैक्सिमम इंटू 0 इज 0। तो याद रखें कि जब भी आप बॉडी को 0 डिग्री पर फेंकेंगे तो इसकी हाइट 0 होगी, क्योंकि देखें हम इसे किसी हाइट से नहीं फेंक रहे ना, हम इसको ऑब्लिक, अगर आप सरफेस लेवल पर ही बिल्कुल सीधा फेंक देंगे तो वो सरफेस लेवल पर ही रहेगा, फिर वो हाइट अटेन नहीं करता। इसीलिए हम कहते हैं कि व्हेन एंगल इज 0, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 0। व्हेन एंगल इज 30, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, पर यहाँ पे तो स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर ऑफ 1/2 इज एक्चुअली 1/4। तो हम कह सकते हैं कि इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री, तो 90 डिग्री के मुकाबले में उसकी हाइट 4 टाइम्स कम होती, h मैक्सिमम बाय 4 होती। इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, स्क्वायर लूंगा तो 1/2 मिलता है, 1/2 इंटू h मैक्सिमम। इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री, तो मैक्सिमम 90 डिग्री के मुकाबले में इसकी हाइट उससे हाफ होती, साइन 60 इज √3/2, स्क्वायर लूंगा तो इट बिकम्स 3/4। तो व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट 3/4, तो मुझे यहाँ पे 3/4 हाइट मिलती, हाइट मैक्सिमम 90 डिग्री वाली हाइट के लिहाज से।
और अगर 90 पर बॉडी को प्रोजेक्ट करते तो साइन 90 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो हमें इस केस में हाइट मैक्सिमम ही अटेन होती। अच्छा, लाजमी नहीं है कि वो हमेशा आपसे सिंपल ऐसे ही एमसीक्यू पूछे कि बताएं एट व्हाट एंगल हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो आपने कहा कि हाफ पूछा है मैक्सिमम का, कौन सा एंगल होगा, तो 45 होगा। लेकिन मुमकिन है वो आपसे ये बात यूं भी तो पूछ सकता था कि एट व्हाट एंगल हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 75% ऑफ द मैक्सिमम हाइट। अब उसने फ्रैक्शंस की बात नहीं की, अब वो चला गया है परसेंटेजेस में। तो हमें ये बात याद रखनी होगी कि 1/4 मीन्स 25%, 1/2 मीन्स 50%, 1/4 into 3, 3/4 मीन्स 75%। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक प्रॉपर आ गया कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में से एमसीक्यूज कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। वो पूछ सकता है फार्मूला क्या है, हमने डिराइव कहाँ से किया, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या है, और बताइए कि एंगल कितना होना चाहिए और किस एंगल पर हम मैक्सिमम के लिहाज से कहाँ कहाँ पे लाई करेंगे। अच्छा, इन सारों के अलावा क्या हमें एमसीक्यू पूछा जा सकता है? तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। जैसे कि हमें एक एमसीक्यू ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देते तो फिर देन हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी। अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी हो जाएगी? क्या हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल भी डबल हो जाएगी? इज हाइट ऑफ बॉडी इज डबल, या फिर इफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हैज बिकम 4 टाइम्स, या फिर क्या वो हाफ हो जाएगी, या फिर वो 1/4 हो जाएगी। तो बताएं वेलोसिटी को डबल करने से कैसे फ़र्क पड़ा? हमने फौरी फार्मूला को नोट किया। हाइट जी तो नहीं बदलने वाला, एंगल भी हमने कांस्टेंट रखा क्योंकि एंगल की तो बात ही नहीं की गई, वेलोसिटी की बात की गई। अगर वेलोसिटी को डबल किया तो देखिए लिंक आता है डायरेक्ट वी स्क्वायर के साथ। हम इसे कुछ यूं भी देख सकते थे कि हमारे पास यहाँ पे लिंक आ गया कि जो एच है वो डायरेक्ट है वी आई स्क्वायर के साथ। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले तो रेशो बनानी आनी चाहिए। जैसे कि इफ़ टू थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो बहुत सिंपल है, इसे आप रेशो की फॉर्म में लिखें h को h1/h2, और जैसे आपने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट्स दिए वैसे ही सब वेलोसिटी के भी आ जाएंगे सबस्क्रिप्ट्स, जबकि जो स्क्वायर था वो कुछ यूं ही आ जाएगा। अब ज़रा नोट कीजिएगा, हाइट हमने निकालनी है, पहले वाले को हम h कह सकते हैं, वेलोसिटी इज डबल्ड, मतलब जो v2 है ना, दैट v2 इज डबल ऑफ v1। वी कैन सॉल्व इट समथिंग लाइक दिस, h2 इज इक्वल टू v2 को मैं ऊपर क्योंकि h2 ऊपर था 2v1/v1 स्क्वायर इंटू h, ये कट गया इसके साथ, 2 स्क्वायर बिकम्स 4h। आपको जब रेशो का निकालना आ जाएगी तो दिस इज सो इजी टू सॉल्व एमसीक्यूज नाउ। सो ओवर करेक्ट आंसर इज कि 4 टाइम्स स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइट हो जाएगी इस केस में। अच्छा, अगर फर्दर देखा जाए, हमें एमसीक्यू यहाँ से भी नहीं आता, हमें साइन के एमसीक्यू हम पहले पढ़ चुके हैं, हमें और एमसीक्यू कैसे आ सकता है? मुमकिन है कि वो आपको यहाँ पे वेलोसिटी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ना दे, वेक्टर फॉर्म में दे दे। जैसे कि वो यूं भी तो कह सकता है कि इफ़ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, फेंक दिया है विद वेलोसिटी, जबकि हमें वेलोसिटी पता है 3i + 4j, और बताइए कि हाइट क्या है, और साथ ही ये पूछा गया कि व्हाट इज हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल।
साथ हमें आंसर्स भी दे दिए गए। आंसर्स हमें ये दे दिए गए, विल इट बी 2 मीटर और 1.6 मीटर और 1.2 मीटर या फिर 0.8 मीटर। अब ज़रा नोट कीजिएगा, हमें तो वेलोसिटी पता है वेक्टर फॉर्म में, हमें दो काम करने पड़ेंगे। हम इससे निकालें मैग्नीट्यूड, 3i² मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, वो आ जाएगा 9 + 16 25 का रूट 5 आ गया। फिर आप निकाल लें, एंगल भी तो चाहिए था, एंगल भी तो निकाल लें। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। 4/3 का टेंजेंट इनवर्स पता ही नहीं क्या है, एंड वी कैन नॉट सॉल्व इट विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। फिर हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा शॉर्टकट सुनिएगा। हम इसको कुछ भी किए बगैर डायरेक्ट निकाल सकते थे। वो कैसे, तो नोट कीजिएगा, h इज इक्वल टू vi² sin square theta by 2g. I can write it as vi sin theta square by 2g. vi sin theta is basically y component, तो हम कह सकते हैं vy component by 2g, और ऊपर देखिएगा स्क्वायर भी आ गया क्योंकि दिस वाज vy का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब इसमें नोट कीजिए, आप बगैर कुछ किए, कुछ मैग्नीट्यूड निकाले बगैर, एंगल निकाले बगैर डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। वो कैसे, y कंपोनेंट क्या था 4, 4 स्क्वायर इज 16, 2 into 10, 16/2 is 8/10 एंड 8/10 स्टूडेंट्स क्या बनेगा 0.8 मीटर। देखिए हमने बगैर किसी कॉम्प्लेक्शन का शिकार हुए हमने फौरी हाइट कैलकुलेट कर ली बाय यूजिंग अप्रोच। ये था आपका हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे पॉसिबल है। पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट की। हम देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो नोट कीजिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम किसी बॉडी को फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो तब से लेके उसके फाइनल लैंडिंग पॉइंट पर पहुंचने तक जो सारा टाइम लगा, दैट इज एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम ये बात यूं भी तो कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज एक्चुअली टोटल टाइम कंज्यूम्ड। ये टोटल टाइम है जो कंज्यूम हुआ है, जो इस्तेमाल हो गया है, किस में, इन प्रोजेक्टाइल मोशन में। टोटल टाइम कंज्यूम्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा ज़रा नोट कीजिएगा, फिर ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैलकुलेटेड बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और होती क्या है भलाई, s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at²। स्टूडेंट्स ये दोनों चीज़ें रिपीटेटिव ईयर में पास्ट में आ चुकी हैं। दीज आर बेसिकली पास्ट MCQs, ये दोनों पास्ट में पूछे जा चुके हैं पहले। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं और डिराइव करूं तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज t इज इक्वल टू 2vi sin थीटा बाय g। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे मैक्सिमम पॉसिबल है, तो बिल्कुल अप्रोच सेम होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 हो जाएगा। और ये 1 कैसे पॉसिबल है, दिस इज 1 व्हेन एंगल इज 90 डिग्री। तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर मैक्सिमम टाइम की बात की जाए तो मैक्सिमम टाइम इज इक्वल टू
2vi/g। अच्छा, ज़रा इसकी अप्रोच को ज़रा इसमें पुट कीजिएगा तो इक्वेशन बिकम्स समथिंग लाइक दिस, t इज इक्वल टू t मैक्सिमम साइन थीटा। हमारे पास रिलेशन आ गया बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान में। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, तो एंगल्स तो हमारे पास सेम ही हैं, 0 है, 45 है, 30 है, 60 है और 90 है। हम उन्हीं एंगल्स को पुट करके चेक करते हैं कि क्या आंसर्स हमारे पास सेम वही आएंगे जो हाइट के आए थे। अभी देख लेते हैं। साइन 0 इज इक्वल टू 0, टाइम तो 0 हो गया, तो जब हमारे पास एंगल 0 होगा तो नोट कीजिएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट भी 0, क्योंकि फ्लाइट तो तय ही नहीं हुई, उसने तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट शुरू कर दी थी 0 डिग्री पर। साइन 30 इज 1/2, जैसे ही पुट करेंगे तो इट बिकम्स t इज इक्वल टू t मैक्सिमम बाय 2। साइन 45 इज 1/√2, याद देगा t इज इक्वल टू t मैक्सिमम बाय √2। Sin 60 is √3/2. So this becomes t is equal to √3/2 and t maximum. And sin 90 is 1. यही तो हमारे पास मैक्सिमम टाइम था, तो इस पे टाइम इज इक्वल टू मैक्सिमम टाइम होगा। स्टूडेंट्स, वो ऐसे भी कह सकता है कि एट व्हाट एंगल टाइम ऑफ फ्लाइट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम टाइम। हमने कहा 30 होगा, मुमकिन है वो ऐसे भी कह दे कि एट व्हाट एंगल, दिस इज एन MCQ, एट व्हाट एंगल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 70% ऑफ द मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें इन रेशियोज को याद करना होगा परसेंटेजेस के अंदर भी। सो दिस कैन बी द केस, ये हमारे पास 50% है, जबकि दिस इज 70.7% एंड दिस इज 86.6%, क्योंकि 1/√2.707 होता है तो परसेंटेज में 70.7 आ जाएगा। साइन 60 √3/2 की बजाय 86.6 भी होती है, तो वो यहाँ पे 86.6% आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये MCQ आपको परसेंटेज की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। हमने फ्रेंड्स फर्दर बात ये करनी है कि उन एंगल की डिपेंडेंसी के बाद हमें इसमें से MCQs किस किस तरह के आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं अपना फर्स्ट MCQ टाइम ऑफ फ्लाइट का। फर्स्ट MCQ इज if a body is projected, हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है at angle theta, projected at angle क्या है भला, एंगल इज थीटा। तो बताइए कि टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द टॉप कितना होगा। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द टॉप, टाइम कितना रिक्वायर्ड है टॉप तक पहुंचने के लिए। ऑप्शंस हमें गिवन है, ऑप्शंस इज 2vi sin theta by g, बीटा इज 2vi square sin theta by g, Charlie is vi sin theta by g, जबकि डेल्टा इज vi square sin square theta by 2g। तो बताइए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा टॉप तक पहुंचने के लिए। एक सिंपल सी बात सुनिएगा, टॉप तक जाने में बॉडी हाफ प्रोजेक्टाइल तय करती है। दिस इज फुल प्रोजेक्टाइल, टॉप तक इट इज हाफ प्रोजेक्टाइल। सो हाफ कवर करने के लिए इट विल टेक हाफ टाइम। अगर जनरली देखा जाए तो हम ये बात कह सकते हैं कि हमने
जो टॉप का टाइम निकालना है, दिस इज हाफ ऑफ टोटल टाइम 2vi साइन थीटा बाय जी, और साथ नीचे ये 2 भी तो था, सो 2 इज कैंसल्ड बाय 2, सो जो बाकी बचा दैट इज ओवर करेक्ट ऑप्शन vi साइन थीटा बाय जी। स्टूडेंट्स ये थे जो आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने एक पहले पढ़ा परसेंटेज वाला, हमने एक अभी पढ़ा कि ऐसे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर तो हमें जनरली वेलोसिटी वगैरह ना दी जाए, हमें सिंपल ये कहा जाए कि इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 8i प्लस 6j, अगर एक बॉडी को इस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर दिया गया है और फिर साथ ही ये कहा जाए कि व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब कितना मुश्किल है, हम इसको पहले सॉल्व करें, मैग्नीट्यूड निकालें, उसको पुट करें, एंगल निकालें, पुट करें, फिर सॉल्व करें, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो जाएगा। इजी वे क्या है, चलिए नोट कीजिएगा पहले ऑप्शंस, फिर हम इसका वे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम जनरल देखें तो इट्स आंसर कैन बी 0.45 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1.2 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। ज़रा नोट कीजिएगा ये सारी बात मैं कैसे कवर अप कर सकता हूँ। हमने फार्मूला पढ़ा T is equal to 2vi sin theta by g. I can write it as 2vi sin theta is y component by g. What is y component in this case? 6, और साथ नीचे क्या आ गया 10, 6 into 2 becomes 12, 12 by 10 becomes 1.2 सेकेंड। तो अगर यहाँ से देखा जाए स्टूडेंट्स, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। ये हमारे पास आ गए डिफरेंट वर्सटाइल एमसीक्यूज फ्रॉम टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने अब पढ़ना अपना लास्ट पैरामीटर जो कि है रेंज। अगर हम रेंज की बात करेंगे तो हम ये बात सिंपल यूँ भी लिख सकते हैं कि बेसिकली रेंज है क्या, व्हाट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज होती क्या है जनरली, हमने पहले पढ़ा हाइट इज मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, सो रेंज इज बेसिकली मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। सो जब भी हम किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे होंगे, सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी दैट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला S इज इक्वल टू VT। यहाँ पे S रेंज है क्योंकि रेंज एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही चाहिए होगा, यहाँ पर Vx आ जाएगा। और टाइम तो आपने पढ़ लिया 2vi sin थीटा बाई जी। जैसे ही पुट किया तो हमारे पास जो रेंज का एक फार्मूला आया दैट इज रेंज इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब यहाँ पे ना स्क्वायर है और ना ही सिंपल एंगल, दिस इज डबल एंगल फार्मूला। स्टूडेंट्स, अगर इसको ओपन किया जाए तो याद रखिएगा कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो हमारा कंसर्न किस चीज़ के साथ है? हमारा कंसर्न तो ये है कि हम किस एंगल पे प्रोजेक्ट करें कि मैक्सिमम रेंज हासिल हो जाए। तो अगर यहाँ से हम देखें तो स्टूडेंट्स, हमें रेंज मैक्सिमम तब मिलेगी जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी।
और ये बोला कैसे पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल व्हेन एंगल इज 45 डिग्री। जरा पुट कीजिएगा, 45 इंटू 2 बिकम्स 90 एंड साइन 90 इज 1। तो रेंज इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री। ये बात याद रखेंगे, ये एमसीक्यू में भी आप पूछी जा चुकी है पहले भी। अगर मैं यहाँ पर इसको 1 पुट कर दूं तो जो बाकी मेरे पास लिंक बचता है दैट इज आर मैक्सिमम इज इक्वल टू VI स्क्वायर बाय G। स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज। अगर मैं इस अप्रोच को यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास यही लिंक कुछ ऐसा बन जाएगा कि R इज इक्वल टू R मैक्सिमम साइन 2 थीटा। हमने पहले किया था कि हमने एंगल शुरू किए 0 से और ले गए 90 तक। उसकी रीज़न ये थी हमारे पास रेंज 90 तक थी, लेकिन अब जो हमारे पास इधर बात की जाएगी रेंज क्वांटिटी की तो वो तो 45 तक है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो एंगल्स कुछ इस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे कि फर्स्ट एंगल इज 0 डिग्री, देन एंगल इज 15 डिग्री, उसके बाद एंगल इज 22.5 डिग्री, देन एंगल इज 30 डिग्री एंड लास्ट पे एंगल इज 45 डिग्री। हमने अब एंगल्स को एक्सपेंड किया है सिर्फ 45 तक, क्योंकि वी गेट मैक्सिमम रेंज एट 45 डिग्री। अच्छा, अगर 0 हो गया, 0 इंटू 2 बिकम्स 0, साइन 0 इज 0, तो ऑटोमेटिकली रेंज इज इक्वल टू 0। 15 into 2 becomes 30. Sin 30 is equal to 1 by 2. So when we project a body at 15 degree, range is equal to half of maximum range. 22.5 into 2 becomes 45 and sin 45 is equal to 1 by under root 2. तो हम कह सकते हैं कि 22.5 पर बॉडी को फेंकने से range is equal to 1 by under root 2 times of maximum range. 30 into 2 becomes 60. Sin 60 is equal to under root 3 by 2. So we get R is equal to under root 3 by 2 of R maximum. और मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं हमें कहने की 45 पे। क्यों? क्योंकि 45 पे तो हमें मिलती है मैक्सिमम रेंज। तो जब भी 45 की बात की जाएगी तो हम यूं कह सकते हैं कि वी गेट मैक्सिमम रेंज इन दिस केस स्टूडेंट्स। तो ये सारी हमारे पास वेरिएशंस आ गई एंगल डिपेंडेंसी के लिहाज से। अब आर मैक्सिमम बाय 2 को यहीं पर हम 50% ऑफ रेंज भी कह सकते हैं, जो 15 पर मिलती है। आर मैक्सिमम बाय अंडर रूट 2 को 70.7% और अंडर रूट 3 बाय 2 को 86.6% भी कहा जा सकता है। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो हम एमसीक्यूज कैसे कैसे आ सकते हैं, ज़रा नोट कीजिएगा। सबसे पहला एमसीक्यू हमारा फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ रेंज इज, अब नोट कीजिएगा, हमें एमसीक्यू यूं पूछा जा सकता है कि इफ वेलोसिटी वेक्टर is equal to 4i plus 8j, तो फिर रेंज क्या होगी। अब अगर हमने इसको सॉल्व करना हो तो बाकी मेथड तो बहुत लंबा है कि हम सबसे पहले जाएं इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, फिर इसका एंगल क्या होगा, फिर हम यहाँ पुट करें। डैट इज़ नॉट क्वाइट पॉसिबल विदाउट कैलकुलेटर। हमने इसे कैसे सॉल्व करना है तो नोट कीजिएगा, पहले ऑप्शंस लिखते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एन ईजी मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवर फर्स्ट ऑप्शन इज 3.2 मीटर, 1.6 मीटर, 6.4 मीटर एंड 12.8 मीटर। कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट एनी एंगल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, एक बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा,
R is equal to VI स्क्वेयर साइन 2 थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे आ गया G। दिस इज VI स्क्वेयर, मतलब देयर आर टू इनिशियल वेलोसिटीज। VI साइन थीटा बन जाती है VIY, VI कॉस थीटा बन जाता है VIX और नीचे आ गया G। स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे यहाँ हमने पढ़ा था। अब अगर देखा जाए तो 2 इंटू एक्स एंड वाई कंपोनेंट, y इज 8, x इज 4 बाय 10, 4 इंटू 8 इज 32, 32 into 2 is 64 and 64 by 10 students give us 6.4 meter. So this is the value of range without calculating any angle and magnitude of velocity. अच्छा, इसके बाद हमारे पास कौन कौन से MCQs पूछे जा सकते हैं? MCQ ऐसे भी तो पूछा जा सकता था कि if an object is projected at 15 degree and it covers 5 meter, what will be its maximum range? हमें ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए जाते हैं 5 मीटर या फिर 2.5 मीटर या फिर 7.5 मीटर या फिर 10 मीटर। एक बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा इस केस में, 15 डिग्री पर फेंका है तो R इज इक्वल टू R मैक्सिमम बाय 2। अगर यहीं से देखा जाए ना तो R इज इक्वल टू R मैक्सिमम बाय 2, यहाँ से भला क्या आ जाएगा? R मैक्सिमम इज इक्वल टू डबल ऑफ रेंज। हमें तो रेंज पता थी 5 मीटर, सो डबल ऑफ 5 इज 10 मीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस MCQ स्टूडेंट्स। अगर यहाँ से फर्दर पूछा जाता तो MCQ कैसे पूछे जा सकते थे? एक MCQ जरा और देखिएगा। If an object is thrown at 15 degree, then at what other angle और किस एंगल पे रेंज विल बी सेम, और किस एंगल पे रेंज को सेम होना चाहिए? हमें यहाँ पर आंसर्स मिल जाते हैं 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। स्टूडेंट्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। याद रखिएगा, कोई भी ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 हो, टू डिफरेंट एंगल्स जिनका सम 90 हो जाए स्टूडेंट्स, उनकी रेंज सेम हो जाती है। जैसे कि एक सिंपल सी डायग्राम नोट कीजिएगा। फर्ज कीजिए कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और मैं इसको फेंकता हूँ 30 डिग्री पे। दिस इज थ्रोन एट 30 डिग्री। सो ये बॉडी यहाँ पर आके फॉल कर गई। दिस इज 30 डिग्री, ब्लू मीन्स 30 डिग्री। अब मैंने इसको फेंका 45 पे। जैसे ही फेंका 45 पे तो मुझे इस बात का पता है कि 45 पे फेंकने पर ना रेंज होती है मैक्सिमम, तो रेंज तो कुछ आगे चली जाएगी। स्टूडेंट्स, दिस इज 45 डिग्री। अब मैं फेंकता हूँ और बड़े एंगल पे, 60 पे थ्रो कर देते हैं।
जैसे ही मैंने इसको थ्रो किया 60 डिग्री पे, तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ से देखें तो ये ऊपर गया और ये सेम उसी पॉइंट पे फॉल किया जहाँ पे 30 वाले की बॉल फॉल की थी। हाइट 60 वाले की ज़्यादा है लेकिन रेंज 30 के साथ सेम है। क्यों भला? क्योंकि 30 प्लस दोनों का सम भला कितना बना? 90 डिग्री। तो हम ये बात याद रखेंगे कि वो दो डिफरेंट एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, उनकी रेंज हमेशा सेम होती है। सो 15 और किसका सम 90 बनता है? तो ओवर आंसर इज 75, क्योंकि 15 प्लस 75 इज 90। तो जो रेंज 15 पर हासिल की है बॉडी ने, वही रेंज 75 पर भी गेन होगी। सो दिस इज ओवर MCQ अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और लेक्चर एंड करने से पहले मैं एक छोटा सा शॉर्टकट आपको बताना चाहूँगा जो आपस में तीनों को रिलेट करता है, क्वांटिटीज़ को, हाइट को भी, टाइम को भी और रेंज को भी। वो कैसे? वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप एक अपने पास शॉर्टकट याद रखेंगे कि 4, यहाँ पर यूँ रख लीजिए, GT² by 2, this T is time of flight, is equal to 4h, this is height of projectile, which is equal to r tangent theta। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा यूजफुल शॉर्टकट है जो आपस में सबको रिलेट कर देता है। वो आपको हाइट बता देता है, आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। यू नीड नो अदर थिंग। वो आपसे कहता है इफ मैक्सिमम रेंज इज 80 मीटर, तो बताएं हाइट क्या होगी। कितना आसान है, जैसे ही मैक्सिमम रेंज कहा तो टेंजेंट तो खत्म हो गया ना। हमारे पास शॉर्टकट भला क्या बन गया? फर्दर शॉर्टकट आ गया, 4h is equal to r maximum। if maximum range is 80 मीटर, तो हाइट कितनी आती है? 80 by 4, 20 मीटर। आपसे क्या देता है? if time of flight of oblique projectile is 2 सेकेंड, अगर 2 सेकेंड है तो बताएं कि हाइट क्या होगी। तो कितना आसान है, कुछ भी नहीं निकालना, टाइम पुट करें, हाइट कैलकुलेट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, ये आपका सारा था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट्स, हमने भी सीखा कि किस तरह से पैरामीटर्स ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हमने देखा कितने वर्सटाइल MCQs आते हैं इसमें, हर डिफरेंट केस के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई इशू फिर भी रहे तो लाजमन तौर पे रहनुमाई हासिल करने के लिए कमेंट कीजिएगा ताकि आपको हम बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। शुक्रिया।